हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम जीएसटी को समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे कि आज हम किस किस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अगर आपने आज की वीडियो देखी तो आपको ना जीएसटी का जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जीएसटी क्या है, कैसे आया, ठीक है, और कौन इसे लगाता है, किन चीज़ों पर लागू होता है, क्या रेट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी आपको। और अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीकॉम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो ये मतलब हर जगह आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखो जीएसटी क्या होता है। सबसे पहले तो जीएसटी, ठीक है, तो जीएसटी एक टाइप का क्या है, टैक्स है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो टैक्स वर्ड आया तो टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है एक ऐसा पैसा, एक ऐसी मनी जो हमारी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है हमसे। तो टैक्स एक कंपलसरी कलेक्शन होता है मनी का गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और गवर्नमेंट इस पैसे को कलेक्ट क्यों करती है? एक बात बताओ भाई, गवर्नमेंट है हमारे लिए कितने अच्छे मेजर्स लेके आती है, हमारे लिए डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ लेके आती है, सड़कें बनवाती है, रोड बनवाती, ठीक है, पानी के लिए कुएँ खुदवाती है, ठीक है, पंप वगैरह लगवाती है, मतलब बहुत सारी सब्सिडी वगैरह देती है हमें। ये एक्टिविटीज़ होती कहाँ से है? तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो वो पैसा कहाँ से आता है? तो वो पैसा गवर्नमेंट हमसे एक टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट करती है। ये दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है जो हमारी इनकम पर डायरेक्टली लगता है, मतलब जिसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप पर लगा है तो वो आप ही पे करोगे, अगर आपके पापा की इनकम पर लगा है तो आपके पापा ही पे करेंगे, आप पे वो नहीं डाल सकते। जबकि इनडायरेक्ट वो होता है जो ना दूसरों पर शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब ये लगाया तो जाता है सेलर जो भी सेल कर रहा है सामान बना के, जबकि ये पे कौन करता है? कस्टमर पे करता है, क्योंकि लास्ट उसका कंजप्शन किसके द्वारा किया जाता है? कस्टमर के द्वारा किया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा आ जाता है जीएसटी। इससे पहले तो अलग अलग प्रकार के टैक्स होते थे इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक एक्साइज, कस्टम, वैट, ठीक है, सेल्स टैक्स, उन सब को हटा करके सीधा एक टैक्स बना दिया गया है जीएसटी। ओके, जो अब बात आती है कि जीएसटी आया कब, कैसे हमने इसको लागू किया, तो याद रखना जो जीएसटी है ना वो इंडिया में लागू हो गए थे 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये 7 दिन बाद लागू हुआ था, मतलब 8 जुलाई 2017 को, ठीक है। और जब जीएसटी लागू हुआ ना तो उस टाइम पे जीएसटी में 17 टैक्सेस थे जिनको ख़त्म करके एक टैक्स बना दिया गया था ये जीएसटी। इसमें 8 सेंट्रल के और 9 स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स थे, ठीक है। जो टैक्स है ना, जो जीएसटी, उसका जो आइडिया है वो 2000 में जनरेट हो गया था, ठीक है। वैसे इसका आइडिया एक्चुअल में मतलब भाई लागू नहीं हो पाया था, तो 2004 में फिर जनरेट हुआ, ऐसे मतलब इसकी स्टेप चली और 2017 में फाइनली हमने इसे अडोप्ट कर लिया था। जो हमारे देश में जो जीएसटी का मॉडल है ना वो कनाडा के अकॉर्डिंग है, मतलब कनाडा में जो जीएसटी मॉडल चलता है ड्यूल जीएसटी मॉडल, हमने वही अप्लाई कर रखा है। और अगर हमसे कोई पूछे कि वैसे हम जीएसटी को कहाँ से लेके आए हैं, तो ये फ्रांस का मॉडल है। सबसे पहले वर्ल्ड में जीएसटी किसने लागू किया था? फ्रांस ने। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग आज मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में लागू हो रखा है। और एट प्रेजेंट है ना मतलब अब बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको अडोप्ट किया है। 260 के लगभग कंट्रीज़ है जिन्होंने जीएसटी को लागू किया अपने देश में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई जीएसटी को लागू करने के? क्योंकि देखो रेवेन्यू आएगा, पैसे भी तो जनरेट होंगे हमारे जीएसटी को जब हम मतलब सरकार वगैरह कलेक्ट करेगी। डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव ले सकते, कैसे? जब पैसा आएगा उससे वो क्या कर सकती है, अपने देश की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह में लगा सकती है। अब बात आती है इंडिया में जो टैक्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखो, जब जीएसटी नहीं आया था उससे पहले और जीएसटी आ गया उसके बाद, तो जीएसटी नहीं आया था, देखो टैक्स तो वही है, दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। कौन से दो? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें भी वही है, दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में कोई चेंजमेंट नहीं है जीएसटी लागू होने से पहले और जीएसटी लागू होने के बाद, लेकिन इनडायरेक्ट में चेंजमेंट आ गया। इसमें पहले बहुत सारे टैक्स थे, एक्साइज, कस्टम, सेल्स, वैट, लेकिन क्या हुआ बाद में है ना, इन सारे टैक्स को हटा करके एक टैक्स आ गया था जीएसटी, जब जीएसटी लागू हो गया था। ओके, तो बात आती है कि फिर जीएसटी काउंसिल की रिक्वायरमेंट हुई। तो जीएसटी काउंसिल है ना आर्टिकल 279 के अंतर्गत बनी थी, 79A के अंतर्गत, ठीक है। और ये बनाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और हमारे देश में जीएसटी काउंसिल 15 सितंबर 2016 को आ गई थी, मतलब लागू हो गई थी। और इसको ना जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो मैनेज करती है। एट प्रेजेंट कौन है? ये निर्मला सीतारमन। आपने सुना होगा कि अभी उन्होंने 49 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को हेल्ड किया था, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको क्योरम मतलब होता है एक मीटिंग, तो ठीक है, ये मीटिंग का ना कब जरूरी हो जी, कब कर सकते हो आप? जब है ना 50% मेंबर प्रेजेंट हो आपके, ठीक है, जो भी आपके मेंबर है जीएसटी काउंसिल के, उसमें से कम 50% लोगों का ना वहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। हम आज इसके फीचर्स को, एडवांटेजेस को, इसकी शॉर्टकमिंग को, इसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए क्या है,
जीएसटी क्या है, तो देखो नॉर्मल सी बात है, टैक्स है ना एक रेवेन्यू का सोर्स होता है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इससे ना बहुत सारा पैसा कलेक्ट करती है। और ना मीनिंग क्या है टैक्स का, टैक्स क्या है, टैक्स एक कंपलसरी कलेक्शन होता है मनी का गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक के वेलफेयर के लिए। जो टैक्स वर्ड है ना वो हमारा लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड ओरी से, टैक्स ओरी से, ठीक है, जिसका मतलब होता है एस्टिमेट करना, अप्रिशिएट करना किसी चीज़ की वैल्यू को, ठीक है। फिर बात आती है कि जो टैक्स होता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो टैक्स एक लीगल कलेक्शन होता है। लीगल कलेक्शन मतलब सरकार ना डिसाइड करती है टैक्स को कि सेक्शन 265 के अंतर्गत, मतलब ये ऐसे नहीं है कोई जानबूझकर लगा दिया किसी पर, लगा दिया किसी पर, नहीं, ये फिक्स होता है, लीगली डिसाइड होता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है सरकार के उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब लीगल है। दूसरा होता है पर्सनल ऑब्लिगेशन होती है, ये हर किसी का दायित्व है, मतलब जो भी टैक्स पेयर है जिसके ऊपर टैक्स लगता है कि वो ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे टैक्स को पे करने के लिए। ऐसा कोई भी सिटीजन नहीं है जो ना टैक्स से बच सकता। अगर वो जानबूझकर मतलब टैक्स को छुपाएगा, करप्शन करेगा, तो उसको क्या किया जाएगा, पेनलाइज किया जाएगा, ठीक है। कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, जो टैक्स है ना एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है सिटीजन्स के द्वारा स्टेट्स को, क्योंकि जो स्टेट है ना उनके पास राइट होता है कि वो जो भी है उनके सिटीजन्स हैं या जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके ऊपर है ना टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यही बोल रहा अगर कोई रिफ्यूज़ करता है या पेमेंट नहीं करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है। टैक्स है ना हमारे किसके द्वारा लगाया जाता है, सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सिर्फ है ना गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लगाने की, ठीक है, और किसी के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट में भी एक अथोराइज्ड पर्सन ही है ना जो लॉ के द्वारा अथोराइज्ड है वही टैक्स लगा सकता है। फिर रिवेन्यू कलेक्शन का एक अच्छा सोर्स होता है टैक्स हमारे पास, क्योंकि इससे हेल्प से ही जो पैसा आता है सरकार उसका यूज़ करती है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और बेनिफिट एक कंडीशन, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो नॉर्मल हम कहीं दुकान पे जाते हैं पैसे पे करते हैं तो उसके बदले हमें एक सर्विस मिलती है, ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो रिटर्न में आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई कंडीशन नहीं है, वो सरकार के ऊपर है कि भाई सरकार उसको कहाँ पे लगा रही है। जैसे सरकार है हमसे पैसे कलेक्ट करती है तो डिफेंस में भी लगाती है, ठीक है। डिफेंस में कैसे बहुत सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी युद्ध वगैरह की सामग्री है उनको कलेक्ट करना, सैनिकों के लिए अच्छा इन्वायरमेंट वगैरह के लिए, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। अब बात आती है सरकार के लिए और कौन कौन से सोर्सेज है टैक्स कलेक्ट, मतलब पैसे के सोर्सेज के, रेवेन्यू के। तो देखो टैक्सेस से, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया, और फीस और वेरियस अदर एक्टिविटीज़ से और ड्यूटी से। तो ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी होती है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री से कोई सामान मंगवाते हो उसके ऊपर जो लगाई जाती है ना गुड्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्री पे, जो टैक्स लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। ये कहता है कि हम अलग अलग रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, मतलब अलग अलग। तो ड्यूटी किस पर लगाई जाती है, सिर्फ गुड्स पर लगाई जाती है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर। तो किस पर लगाई जाती है ड्यूटी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में कि ड्यूटी किस पर लगाई जाती है, तो ड्यूटी सिर्फ गुड्स पर लगाई जाती है, ओके। फिर बात आती है डिफरेंस क्या है टैक्स और ड्यूटी में। तो टैक्स क्या है, टैक्स ना हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, कंपलसरी पे मतलब पेमेंट कलेक्शन करने का प्रोसेस होता है। जबकि ड्यूटी क्या होती है, ये सिर्फ गुड्स पर लगाई जाती है जो भी इंपोर्ट किया जाता है किसी दूसरे देश से, क्योंकि हमारी सरकार इंपोर्ट को तो कम करना चाहती है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। स्कोप क्या है, जो टैक्स होता है ना वो दोनों चीज़ों पर लगता है, गुड्स पर भी और इंडिविजुअल पर भी, जबकि ड्यूटी है वो सिर्फ गुड्स पर लगाई जाती है। नेचर क्या है, जो टैक्स है ना वो मोस्टली प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्सेस बढ़ते जाते हैं। जबकि ये कैसे होते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये सिर्फ गुड्स पर लगाए जाते हैं, तो जो हायर ड्यूटीज़ है ना वो लगाए जाते हैं कुछ स्पेशल प्रोडक्ट की कैटेगरीज पर। जैसे भाई दूसरे देश से हम ऐसा कोई सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे देश में अबेंडेंस मतलब जिसके ऊपर भाई ज़्यादा हम क्या लगा दें, टैक्स लगा दे। लाइक ऐसे आपने एक बार सुना होगा कि कुछ दवाइयाँ ऐसी है जब हम दूसरे देश से मंगवाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, ठीक है। तो अब बात आती है रिलेटेड टू जो टैक्स होता है ना इन टर्म यूज टू रिस्पेक्ट ऑफ इनकम। ये जो हमारा टैक्स होता है ये इनकम टैक्स, वेल्थ, इन सब पे लगता है। जबकि जो ड्यूटी होती है वो गुड्स वगैरह पे लगती है, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब। और जो टैक्स होता है ना ये जनरली किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, जो इनकम होती है, जो प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू पर। जबकि जो ड्यूटीज़ होती है वो जो गुड्स है उसकी कॉस्ट पर, ठीक है। अब बात आती है फीस। आप एक बात बताओ, हेलमेट नहीं पहनते, ठीक है, तो आपके ऊपर टैक्स लगाते हैं। आप लाइसेंस बनवाते हो किसी भी चीज़ का, जैसे मोटर का, आप आधार कार्ड वगैरह बनवाते हो, मतलब आधार कार्ड तो वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, लेकिन जो भी आपसे लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड आप जो हेलमेट वगैरह नहीं, जैसे अब कोरोना आया था तो मास्किंग कंपलसरी थी, तो सरकार हमसे क्या ले रही थी, अगर मास्क नहीं लगा रहे तो पैसे ले रहे थे। तो ऐसी कोई भी फीस जो किसी भी सर्विस के बदले चार्ज की जा रही है वो फीस कहलाती है। कोई भी फीस है जो मतलब एक फ़ीस रिलेटेड है टैक्स से जो चार्ज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल से और किसी मतलब किसी भी बिजनेस से, कैसे भाई किसी भी स्पेसिफिक सर्विस के बदले, ठीक है।
तो इसमें एग्जांपल दे रखे, जैसे आप किसी पार्क में जा रहे हो तो वहाँ पे एक सर्टेन टिकट फीस लगा दी कि भाई आपको ना इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा अगर आपको उस पार्क में जाना है। क्यों? तो सरकार उस पैसे का यूज़ क्या करती है, उसको किसी और के बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करती, बल्कि उस जो पैसा आ रहा है ना उसको उसी पार्क की मेंटेनेंस पे लगाती है। ओके, तो यहाँ पे टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, कलेक्शन है सरकार के द्वारा, जबकि फीस क्या है? एक स्पेशल सर्विस होती है जो इंडिविजुअल के द्वारा, मतलब इंडिविजुअल भाई सरकार हमें सर्विस देती है तो उसके बदले छोटी मोटी पेमेंट लेते हैं ताकि उस पैसे का यूज़ करके वो उस सर्विस को मेंटेन कर सके। जैसे हमारे हिस्टोरिकल जो भी पैलेसेज है जहाँ पे हम घूमने जाते हैं वहाँ पे भी कुछ फीस होती है ना, जैसे ताजमहल वगैरह में हम एंट्री लेते हैं, तो वो मतलब पैसा सरकार अपने बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करती, बल्कि उसको उसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, उसी चीज़ के मेंटेनेंस के लिए यूज़ करती है। जो टैक्स होता है ना, ये एक परसेंटेज होता है जो भी अमाउंट ऑफ मनी हमारे ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उसका, जबकि एक फीस है ना डायरेक्ट रिलेटेड होती है जो भी सर्विस है, कॉस्ट उसकी मेंटेन करने के लिए, भाई ताजमहल है उसको मेंटेन करने से रिलेटेड कितना खर्चा आता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर देते हैं 50 रुपये 100 रुपये की फीस, इस टाइप से टैक्स लगाया जाता है कॉमन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। जबकि जो मनी ये होती है कि जो भी सर्विस है उसको हम अच्छे से मेंटेन कर पाए। जो टैक्स है ना वो एक पार्ट होता है कॉमन बर्डन का, ना कि स्पेसिफिक, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई स्पेसिफिक बेनिफिट देगा ही देगा, ये लगाया जाएगा सब पर लगता है टैक्स, और ना ऐसा होता है कि एक ही पर्सन को कोई बेनिफिट मिल जाएगा उससे। ठीक है, और फीस है ना स्पेशल बेनिफिट देता है। ठीक है, अब बात आती है पेनल्टी। पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी रेफर करती है जो पेमेंट अगर हमने डिसओबे किया, जो रूल्स लॉ ने बनाए थे, अगर हमने उनका उल्लंघन किया, उनको तोड़ा, तो उसके कारण जो भी हम पर चार्जेस लगाए जाते हैं वो हमारी पेनल्टी कराते हो। टैक्स हम पढ़ के आए हैं, ये है ना पनिशमेंट के रूप में होती है। अब बात आती है हमें टैक्स लगाते क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ऑब्जेक्टिव है रिवेन्यू को राइज करने का, क्योंकि रिवेन्यू को हम यूज करते हैं हमारे डिफेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, सोशल मतलब जो भी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट है मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, रेगुलर और सिस्टमेटिक रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन के लिए। रेगुलेटरी का मतलब होता है रेगुलेट करना, कंट्रोल करने के लिए। तो कहता है कि जो टैक्सेशन होता है ना वो एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रोल भी परफॉर्म करता है अलग अलग इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, लाइक एज कंजप्शन को, प्रोडक्शन को, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को, इन्फ्लेशन डिप्रेशन को। ठीक है ना, इन्फ्लेशन मतलब जब प्राइस कंटिन्यूस राइज होता है, डिप्रेशन मतलब जब ऐसी सिचुएशन मंदी का दौर आ जाता है, इंपोर्ट जब हम दूसरे देश से सामान मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट जब हमारे देश से सामान हम दूसरे देश में भेजते हैं, कंजप्शन जब हम कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्शन मतलब उस चीज़ का प्रोडक्शन करना, उसे बनाना, रॉ मटेरियल को हम जब फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम है ना मतलब टैक्स इंसेंट करते हैं, टैक्स लगाते हैं। कैसे? जैसे इकोनॉमी का डेवलप करना, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, कैपिटल फॉर्मेशन करना, मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है? स्टॉक बढ़ता है कैपिटल का, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन एक टाइप से ये कह सकते हो कि जब इनफ्लो होता है दूसरे देश की जो भी हमारे पास एक्सचेंज है, कैपिटल है उसका। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी मतलब अमीर और गरीब के बीच का भेद खत्म करना, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना। ओके, टाइप्स ऑफ टैक्सेस के हैं तो दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है कि जिसका बर्डन को आप किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते, जो प्रोग्रेसिव होता है नेचर में। प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स लगेगा। जैसे 2.5 लाख तक हमारी इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है, उसके बाद जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होती है पहले 5% लगेगा, फिर 10%, ऐसे मतलब रेट अलग अलग डिसाइड होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? ये मतलब ये रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव का मतलब ये अमीर हो जाएगा, सब पर सेम लगता है। अगर आपने एक बिस्कुट खरीदा है, बिस्कुट का पैकेट वही किसी अमीर ने खरीदा होगा तो उस पर अगर है ना 2 रुपये टैक्स लग रहा है तो वो लगा है सब पे लगेगा। ठीक है, बर्डन है ना दूसरों पर शिफ्ट किया जा सकता है कि फाइनल कंज्यूमर इसको बियर करता है, ये इनकम टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारा जीएसटी आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस में और भी एग्जांपल दे रखे हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। अब बात आती है डायरेक्ट टैक्सेस के क्या फ़ायदे। एक तो इक्विटेबल रहता है ये। ठीक है, इक्विटेबल कैसे? मतलब ये ना नेचर इसका कैसा है? प्रोग्रेसिव है, जैसे प्रोग्रेस करता है। कैसे कैसे? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। ठीक है, इकोनॉमिकल भी है। कैसे इकोनॉमिकल है? क्योंकि इसमें ना इंटरमीडिएट वगैरह की जरूरत नहीं होती। एक तो वही पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है और एक स्टेट, दो ही होते हैं। वो पर्सन पे करता है और स्टेट उसको कलेक्ट करती है। ये क्या कहता है? सर्टेन होता है, सरकार को पता है कि उसे कितना रिटर्न आएगा, कितना पैसा वो कलेक्ट करेगी टैक्स, क्योंकि उसे पता है भाई उसके देश में कितने लोग हैं, उनकी इनकम इस एक लिमिट में, इसके बीच में रिलाई करती है। ठीक है, और ये इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। और एंटी इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का विरोध करता है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सरकार क्या करती है? टैक्स रेट को बढ़ा देती है, जिससे क्या होती है जो ना डिक्लाइन है ना वो आ जाता है प्राइसेस वगैरह में। ओके, क्योंकि डिमांड है वो डिक्लाइन हो जाती है जब एकदम से टैक्स बढ़ेगा, लोगों के पास इनकम कम होगी। ओके, डिमेरिट्स हैं लेकिन इसके, एक तो इनकन्वीनियंट है। ठीक है, मतलब इनकन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोसीजर हो जाते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए, रिटर्न फाइल करते टाइम, और ना
पैसा हम एक साल के पूरी इनकम का एक साथ पे करते हैं, तो लमसम अमाउंट भी है कि ये भी डिफिकल्टी का कारण है। अनपॉपुलर है, कोई भी नहीं चाहता मेरे से पैसा दूर चला जाए, ठीक है। और आर्बिट्री है, आर्बिट्री मतलब कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल वगैरह नहीं है कि भाई जैसे टैक्स वगैरह हम डिसाइड कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऐसे रेट वगैरह फिक्स कर देती है जो भी उसे सही लगता है। टैक्स इवेजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग आज के टाइम पर है ना चोरी बहुत ज़्यादा, इवेजन का मतलब था बचना, चोरी करना, क्यों? क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हाई एक तो टैक्स रेट लगाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रोसीजर भी हार्ड होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करना, ठीक है। नैरो कवरेज है इंडिया में, नैरो कवरेज का मतलब ये है कि भाई थोड़ा ही एरिया कवर करता है, भाई वैसे तो सब पर लागू होता है, ठीक है, लेकिन है ना भाई कम, भाई हमारे देश की पॉपुलेशन होगी 137 करोड़ समथिंग, और उसका सिर्फ है ना 3% पॉपुलेशन ही है ना टैक्स पे करती है। ऐसा क्यों है भाई? ना तो ज़्यादा फोकस किया जाता, करप्शन ज़्यादा है। हमें अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ भी आई थी कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ना वो चाइना को भी क्रॉस कर गई है, ओके। इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो बर्डन जिसको हम दूसरे पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है वो किस पर लगाया जाता है? प्रोडक्शन पर और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। और ये है ना किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? एक इंटरमीडियरी के द्वारा। यहाँ पे एक इंटरमीडियरी रोल प्ले करता है, जैसे रिटेलर, मैन्युफैक्चरर वगैरह, ओके। फिर बात आती है कि यहाँ पे देखो गवर्नमेंट होती है और डीलर उसे कलेक्ट करते हैं, रिटेलर वगैरह, और पेमेंट कौन करता है? कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले होते थे, अब तो जीएसटी का मतलब है एक नेशन एक टैक्स, ठीक है। इससे पहले वैट, सर्विस टैक्स, ये सब होते थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेज होती है जब है ना हम आइडेंटिफाई करते हैं जो टैक्स लगाना है, मतलब असेसमेंट कर लेते हैं। फिर सेकंड स्टेज में असेसमेंट एक प्रोसीजर हो जाता है जिसमें अडोप्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी को। थर्ड स्टेज में उसको कलेक्ट कर लिया जाता है एसएससी से, ठीक है, डिपार्टमेंट के द्वारा। मेरिट्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस की? तो कन्वीनियंट मेथड है, ठीक है। मतलब ये ना इम्पोज होता है किस पर? प्रोडक्शन पर, सेल्स पर एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो ये जो टैक्सेस होते हैं इसमें प्राइसेस इंक्लूड होते हैं पहले से ही प्रोडक्ट में, तो ऐसा नहीं है कि अलग से कैलकुलेट वगैरह करना पड़ता है। वो हम ना आराम से जैसे कस्टमर ने सामान खरीदा वो कलेक्ट कर लेते हैं, ना कोई बार्गेनिंग होती, कुछ भी नहीं होता, ना कोई करप्शन होता, कोई भी इवेजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइस है ना वो पहले से ही कमोडिटी के प्राइस में मिक्स है जो भी टैक्स है वो, तो ना कोई उसको चुरा भी नहीं सकता, इक्विटेबल है, चाहे अमीर और गरीब वो सब उसे पे करते हैं। लेकिन एक डिफरेंस हो जाता है कि गरीब तो वैसे भी लग्जरीज आइटम नहीं खरीदता, तो जो लग्जरीज आइटम होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा हाई टैक्स रेट होती है, तो अमीरों के ऊपर वो लगती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, ये चेंज होता रहता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग इस टाइप से। वाइड कवरेज मतलब ये है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो वाइडली कवर करता है बहुत सारे प्रोडक्ट को जो भी हमारे देश में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हो या सर्विस दोनों प्रकार, लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट तो अनसर्टेन है, हम एस्टिमेट नहीं कर सकते ना एक्चुअल में कितना हम कमाएंगे जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उससे, क्योंकि अगर डिमांड गिर गई तो नॉर्मल सी बात है भाई नहीं कमा पाए। हम नहीं कहते हैं कि भाई इस मंथ में इतना जीएसटी कलेक्शन रहा है, इस मंथ में इतना रहा है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? वो मतलब डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा डिमांड की गई है लोगों के द्वारा। जैसे हम देखते हैं फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा होता है जीएसटी कलेक्शन, ठीक है। हाई कॉस्ट है कलेक्शन की, क्योंकि इसके लिए अलग से है ना मिनिस्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। इनक्लूडिव बढ़ती है अमीर और गरीब, क्योंकि उन दोनों से सेम टैक्स चार्ज होता है सेम प्रोडक्ट के लिए। इन्फ्लेशन भी क्रिएट करता है, क्योंकि जो टैक्स चार्ज होता है ना उससे क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब यही तो होता है जो कंटिन्यूस इंक्रीज होता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस भी बता रखे हैं कि ये तो सेम पर्सन पर ही लगाया जाता है, ये इसको हम अल्टीमेट कंज्यूमर पर लगाते हैं, ये ना लोगों पर लगाया जाता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स होता है ना वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, ठीक है। मतलब ये एक टाइप से कहते हो डिफिकल्ट सा हो जाता है, जबकि इसमें ना इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है ये, क्योंकि बेसिक द प्रोडक्ट में इंक्लूड है, ठीक है। तो अलग से कोई मतलब कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, इसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं कंज्यूमर्स तक। इसमें ये एग्जांपल थे कि पहले ये टैक्स आते हैं, इसके अंतर्गत सेल्स टैक्स ये सब आते थे, अब एक टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव होते हैं, जबकि ये रिग्रेसिव होता है नेचर में। कैसे? सबके ऊपर सेम ही लगता है, इनइक्वालिटी के गैप को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर मोर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसकी जो डायरेक्ट टैक्सेस की जो कॉस्ट होती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा होती है, जबकि इसकी कॉस्ट कम होती है। डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम फ्लेक्सिबल होते हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये बहुत कम ग्रोथ लेके आते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। अब बात आते हैं हमारे देश में स्ट्रक्चर तो दो ही प्रकार का है, जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद में। जीएसटी से पहले ये सारे टैक्सेस आते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस में, भाई एक्साइज ड्यूटी, सेल, सर्विस, कस्टम, वैट। तो कहता है कि डायरेक्ट टैक्स मतलब से वही हमारा जो भी इनकम टैक्स है वो हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कि ये उस किस चीज़ पर लगाया जाता है? ये लगाया जाता है सरकार के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग पर, किस पर? जो हमारे देश में जो सामान बन रहा है ना उसके ऊपर लगाई जाती है जो ड्यूटी, वो एक्साइज ड्यूटी कहलाती है, ठीक। किसके अंतर्गत लगाई जाती है? ये लगाई जाती है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के अंतर्गत, ओके। और ये चार्ज किया जाता है एक्साइजेबल गुड्स पर जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर हुए हैं,
ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरर पर रहती है इसकी लायबिलिटी पे करने की। और कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है जो हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं सामान इंडिया से, ठीक है, जो भी कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में डिफाइन की गई है उस रेट से। सर्विस टैक्स क्या होता है? सर्विस टैक्स होता है कि जो भी सर्विसेज वगैरह ऑफर की जा रही है उसके अंतर्गत जो सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर को, वो उन्हें एक सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत। ओके, ये एग्रीगेट ग्रोस एंड एग्रीगेट अमाउंट पर लगाया जाता है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर ने पैसा चार्ज किया उसके ऊपर। सेल्स टैक्स मतलब जब लास्ट में जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो जो वो सेल्स पर जो टैक्स पे करता है वो होता है सेल्स टैक्स, ठीक है। वैट की फुल फॉर्म आप याद कर सकते हो, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, मतलब जो आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगा जाए। जैसे भाई आपने प्रोडक्ट खरीदा तो 5,000 का, उसको बेचा 6,000 का, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1,000, तो वैल्यू एडिशन 1,000 का हुआ था, उस 1,000 पर टैक्स लगता है वैट, ठीक है। ये है ना इंपोर्ट होता है इंट्रा स्टेट्स, जो भी हमारी सप्लाई है उसके ऊपर सेल पर। इंट्रा स्टेट जो भी सेल है, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट के अंतर्गत जो होती है, इंट्रा स्टेट के अंतर्गत। ओके, फिर बात आती है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स, इनके बीच में डिफरेंस। तो ये मैन्युफैक्चरर पर लगती है, जबकि ये हमारे किस पर लगती है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर। और ये जब सेल हो जाता है प्रोडक्ट इंटर स्टेट मतलब स्टेट टू स्टेट, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी में यही होता है कि भैया ना टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? जब मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर होता है उसके ऊपर लगाया जाता है, जबकि इसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है इसमें सेल होने के बाद। और ये कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये ना तो डिस्ट्रीब्यूट होता ना लगाया जाता, बल्कि ये ना सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा काम करती है। इसमें सेंट्रल स्टेट दोनों मतलब सेंटर लगाती है, स्टेट उसको कलेक्ट करती है और अपने पास रखती है। इसमें ये एक्ट आता है 1985 वाला, इसमें 1975 और इसमें 1900 सेंट्रल सेल्स एक्ट 1956। पेमेंट कहता है कि पेमेंट होती है ना जो भी एक्साइज ड्यूटी पर, वो होती है रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री। जैसे ही फैक्ट्री से गुड्स हटा वैसे ही टैक्स लग जाता है, और इसमें कस्टम क्लियरेंस से पहले, और इसमें जैसे ही सेल होती है उसके बाद। ओके, इसमें ये चार्ज होता है वैल्यू ऑफ गुड्स पर, इसमें ये चार्ज होता है असेस्ड वैल्यू ऑफ गुड्स पर, और ये चार्ज होता है टर्नओवर पर, कितने की सेल किया आपने। और ये जीएसटी के बाद क्या हो गया था? एक सिंगल टैक्स का आ गया था, जैसे ये जो चेंज होकर जीएसटी आ गया था, और एक बेसिक कस्टम ड्यूटी। जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी ये सब आ गए थे। देखो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स तो सेम ही रहा था। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या हो गया था? इसके अंतर्गत जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गए थे। सीजीएसटी में क्या क्या आ गया था? सीजीएसटी में सारी एक्साइज ड्यूटी, जो भी मेडिकल या टॉयलेट प्रिपरेशन पे जो भी एक्साइज ड्यूटी आती है वो सारी, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विस की इंपॉर्टेंस पे जो भी ड्यूटीज़ आती हैं, टेक्सटाइल पे, ठीक है। सीवीडी मतलब होता है कि जो भी कॉमन ड्यूटीज़ वगैरह थी ना कस्टम की, उसके ऊपर जो भी लग रहा था, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब आ गए थे। और अगर एसजीएसटी की बात करें तो इसमें स्टेट का वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरीज टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट पर टैक्स, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, सब पर सारा टैक्स इसमें आ गया। मतलब ये सारे रेट इसमें मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया था। फिर बात आता है कि प्रिंसिपल कौन कौन से अडॉप्ट किए गए थे मर्ज करने के लिए जीएसटी में सारे टैक्स को। तो कहता है कि एक तो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया था इनडायरेक्ट टैक्सेस का। टैक्सेस जो भी सब सम किए गए थे जीएसटी में, वो प्राइमरली कैसे नेचर के थे? इनडायरेक्ट नेचर के थे, ठीक है। दूसरा जो पार्ट था ना ट्रांजैक्शन चेन का, वो मतलब जो टैक्सेस भी लगाए गए थे जीएसटी में वो पार्ट थे एक ही ट्रांजैक्शन चेन के, जैसे या तो इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन के। और रिजल्ट इन फ्री फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट, जो सब सबमिशन हुआ था ना उससे क्या हुआ? फ्री फ्लो हुआ टैक्स क्रेडिट का इंटर और इंटर स्टेट लेवल पर, और ये सप्लाई से रिलेटेड होते थे, ठीक है। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या प्रोविजन किए गए थे टैक्स से रिलेटेड। मतलब आर्टिकल जो 265 होता है ना, वो कहता है कि कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते या ना कलेक्ट किया जा सकता बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के। मतलब आर्टिकल 265 है ना, अथॉरिटी ऑफ लॉ को डिफाइन करता है, वही पर्सन है ना टैक्स कलेक्ट कर सकता है जिसके पास पावर है, ठीक है। और जो सेक्शन 246 है, आर्टिकल 246, वो है ना मतलब सेंटर को स्टेट को पावर देता है टैक्स कलेक्ट करने की। और है ना इसका शेड्यूल कौन सा है जीएसटी का? वो है 7th शेड्यूल, ठीक है। इसके अंतर्गत यूनियन लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है, कॉन्करेंट लिस्ट आती है। यूनियन लिस्ट में कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके पास स्पेशल पावर होती है लॉ बनाने की, किससे रिलेटेड? जो भी जीएसटी वगैरह उससे रिलेटेड, जैसे भाई आइटम नंबर 84 में ये सब आते हैं, जैसे भाई ड्यूटी तंबाकू वगैरह इन सब पर लगाई जाएगी, लेकिन अल्कोहलिक लिकर जो वुमेन कंज्यूम कर रहे हैं, नारकोटिक, इन पर नहीं लगाई जाएगी। 92 में बताता है टैक्सेस मतलब सब इंटर स्टेट सेल्स पर लगेगी, लेकिन न्यूज़पेपर पर नहीं लगेगी। और 92 से कहता है सर्विसेज पर टैक्सेशन लगेगी, ठीक है। स्टेट लिस्ट क्या कहती है? वो तो थी यूनियन लिस्ट, यूनियन मतलब सेंट्रल की। और स्टेट लिस्ट कहती है 92 में एक्साइज ड्यूटी, अल्कोहलिक लिकर, ओपीएम वगैरह इन सब पर लगेगी। 52 में कहता है कि लोकल एरिया में जो कंजप्शन हो रहा है उन सब पर लगेगी। और
1954 में कह रहा है कि न्यूज़पेपर को छोड़कर और सारे गुड्स वगैरह जो इंटर स्टेट सेल हो रहे हैं उन सब पर लगेगी। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जब जहाँ पे दोनों का मैटर करता है, दोनों जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है, ठीक है। कॉन्करेंट मतलब मिलकर है, संयुक्त। अमेंडमेंट क्या किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये 101वां अमेंडमेंट था जो जीएसटी का अमेंडमेंट था आर्टिकल 240 के अंतर्गत, क्योंकि ये पावर देता है सेंटर को, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या कर सकता है वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जीएसटी के बाद देखो जीएसटी में क्या क्या इन्वॉल्व कर दिया भाई। जीएसटी का क्या फ़ायदा हो गया था, एक नेशन एक टैक्स, मतलब पूरा एक मतलब हमारा देश और उसका एक टैक्स, ठीक है। भी बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म आ गया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिक्स कर दिया गया। ड्यूल जीएसटी मॉडल था, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स लगाती हैं। कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर दिया था। कास्केडिंग मतलब डबल टैक्सेशन सिस्टम को, पहले क्या होता था कि जो ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम था ना उसमें बार बार टैक्स लगता था, डबल टैक्सेशन सिस्टम था, और ये ना सप्लाई के ऊपर चार्ज होता है, ओके। तो देखो क्या हो गया था, जीएसटी का मतलब क्या है, जीएसटी एक सप्लाई पर लगता है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। जो जीएसटी था ना उसने कोई भी डिफरेंस नहीं किया, ना गुड्स में ना सर्विस में, मतलब ये सब पर लगता है। जो जीएसटी ये एक सिंगल टैक्स होता है, और ये टैक्स होता है ना ये सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगता है। इससे क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक तो कंप्रिहेंसिव टैक्स लेवी है सप्लाई पर। कंप्रिहेंसिव मतलब सब प्रकार के टैक्स को, मतलब सब प्रकार की सर्विसेज को इनक्लूड करता है ये भाई। मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सेल्स हो, कंजप्शन हो, सर्विस हो, सब पर टैक्स लगता है जीएसटी, ठीक है। मोस्टली सब्सिट्यूट है, जितने भी इंडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सब का एक सब्सिट्यूट है, एक ही टैक्स है। जैसे भाई सेल्स टैक्स, वैट, मनी अदर इंडायरेक्ट टैक्सेस, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, ये सब मर्ज होकर एक टैक्स बन गया था जीएसटी, ठीक है। सिंगल टैक्स लाइव डाउन ऑल स्टेजेस, जितनी भी स्टेजेस है, चाहे देखो मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर की, होलसेलर से रिटेलर की, और रिटेलर से कंज्यूमर, ये टैक्स लगता है जीएसटी। और टैक्स है ना सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगता है, मतलब जितना आपने खरीदा और जितने में बेचा उसके बीच का जो डिफरेंस है उस पर ही लगेगा, ठीक है, ताकि कास्केडिंग इफेक्ट दूर हो उसके, ठीक है। नेट टैक्स पेबल होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक वर्ड आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो इनपुट क्या होते हैं, इनपुट होते हैं जो भी आपने रिसोर्सेज लगाए हैं वो उनके ऊपर आपको छूट मिलती है, वो खर्चा आपका टैक्स से फ्री होता है, ठीक है। और कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है। जीएसटी ने क्या कर दिया था, सिग्निफिकेंट कैप लिया था कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने में, ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स को। अब बात आती है कि भाई कौन कौन से आइटम है जीएसटी से बाहर है। ये अल्कोहल है, पेट्रोलियम वगैरह है, तंबाकू वगैरह है। कुछ सिचुएशन में सरकार डिफाइन करती है उसके अकॉर्डिंग इन पर टैक्स लगता है, नहीं तो ये बाहर होते हैं। जो जीएसटी वो कैसे ओरिजिन हुआ, तो जीएसटी 15 डिजिट का एक नंबर होता है, इसके लास्ट डिजिट हमारे पैन कार्ड वाले नंबर ही होते हैं। और ना इसमें 17 टैक्स मर्ज हुए थे जब एक जीएसटी बना था। ये सेक्शन 20 के अंतर्गत और 12 आर्टिकल और 7 शेड्यूल के अंतर्गत आता है। ग्लोबली बात करें तो 160 कंट्रीज जिन्होंने अब तक इसको अडोप्ट किया। पहली कंट्री फ्रांस थी जिसने 1954 में जीएसटी को अडोप्ट किया था। ये एक यूनिफाइड जीएसटी मॉडल है, मतलब ज़्यादातर कंट्रीज ने इसे अडोप्ट किया है। नेशनल लेवल जीएसटी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में, स्टेट लेवल यूएसए में, और ड्यूल जीएसटी कनाडा और ब्राज़ील में अब तक। और लास्ट कंट्री जिसने ना इंडिया से जस्ट पहले जीएसटी अडोप्ट किया वो है मलेशिया, ओके। और वैसे स्टैंडर्ड रेट्स 15 से 20 बताते हैं, लेकिन हमारे देश में 0, 15, 12, 18 और 28 रेट है जीएसटी के, ओके। जेनेसिस कैसे हुई इसकी भाई, 2004 में जो कालकार टास्क फोर्स थी ना उसने सजेस्ट किया था एक कम्प्रिहेंसिव गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जो वैट प्रिंसिपल पर बेस्ड था। फिर कहते हैं 2006 में ना ये आइडिया आगे भेजा गया था कि ताकि है ना जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वो बजट 2006-07 में इसके ऊपर बात करे। लेकिन कहता है कि 2007 में जो एम्पावरमेंट कमेटी थी ना स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर की, उसने फिर से इसे तैयार किया, ठीक है। और हमें पता नहीं 101वें अमेंडमेंट के अंतर्गत आया है। 2009 में फिर कहता है कि फर्स्ट डिस्कशन पेपर फाइल हुआ था। फिर 2011 में 115वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ, मतलब ये सब चलता है। लेकिन 2014 में है ना 122वां अमेंडमेंट हो, उसके बाद 2015 में तो लोकसभा से पास हो गया 6 मई 2015 को। और 2016 में है ना 3 अगस्त 2016 को ये राज्यसभा से, मतलब 1 साल का पीरियड ले लिया था इसमें लोकसभा और राज्यसभा से पास होने में, क्योंकि दोनों ज़रूरी होते हैं ये हमारे। और 2017 में 22 मेंबर की कमेटी बनाई गई और फिर जीएसटी को लागू कर दिया गया था। सबसे पहले ये हमारे देश में लगा था 1 जुलाई 2017 को, छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर को उसके 7 दिन बाद। कोई तो कहता है 7 जुलाई को, कोई कहता है 8 जुलाई को। 2017 में जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो गया था। 1 जुलाई 2017 को ओवरऑल इंडिया लगा था जीएसटी, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। अब बात आती है भाई हमारे भाई जो पुराना सिस्टम था उसमें कुछ कमियाँ होंगी ना, तभी तो हम नया सिस्टम लेके आए। तो क्या क्या कमियाँ थी भाई पुराने सिस्टम में। एक तो था कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग मतलब डबल टैक्स लगता था, ठीक है, मतलब हर स्टेज पर। ओल्ड इंडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता था, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था ना वो तो अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है, और टैक्स डबल हो जाता था जिसके कारण, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए भी ये ज़रूरी हो गया था। ना तो कोई एक्साइज ड्यूटी थी वैट पर, ना ही कोई सीएसटी क्रेडिट मतलब सीएसटी पर मिलता था, ना कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी पर क्रेडिट मिलता, मतलब कोई बेनिफिट नहीं था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, सॉरी।
अनसर्टेनिटी होती थी ओल्ड सिस्टम में, बहुत सारे प्रोसीजर थे, रजिस्ट्रेशन सिस्टम था, अलग अलग लॉज होते थे जिसकी लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग नहीं होता इनपुट टैक्स का। ठीक है, बहुत सारी एग्जामेशन और कंसेशंस होते थे जिन्हें कि ज़्यादातर तो लोगों को नॉलेज ही नहीं होती थी। जैसे भाई हम पढ़ते हैं एटीसी के अंतर्गत, सेक्शन एटीसी के अंतर्गत छूट मिलती है, इस टाइप से। ट्रांसपेरेंसी की भी कमी थी। ट्रांसपेरेंसी होता है जब ना कुछ भी छुपा ना रहे, लोगों को अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविजन एंड रेट्स की भी कमी थी, बहुत सारी रेट्स थी। ठीक है, जैसे भाई अलग एक्साइज ड्यूटी लगाते थे, कहीं पर वैट लगाते थे, तो उनकी भी अलग अलग रेट्स होती थी। बहुत सारे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होते थे। ठीक है, भाई कहीं पर एक्साइज ड्यूटी लग रहा था मैन्युफैक्चर करने के बाद, कहीं पर फिर स्टेट का वैट लग रहा था, अगर उसको बाहर भेज रहे थे तो कस्टम ड्यूटी लग रहा था। मतलब इस टाइप से बहुत सारे टैक्सेस लग रहे थे। इंसेंटिव फॉर इवेजन, ठीक है, कहता है कि जो ओल्ड सिस्टम था ना वो ना लोगों को क्या करता था कि भाई ना वो टैक्स से बचने की कोशिश करते थे, उसे ना इंसेंटिव देता था। इवेजन करना मतलब बचना। कॉम्प्लेक्स होता था सिस्टम, ठीक है, नैरो बेस था, ठीक है, इतनी ज़्यादा कुछ फ़ायदे भी नहीं थे। मल्टीपल बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था। ठीक है, क्योंकि इतने सारे टैक्स थे ना एक ही चीज़ के, इनडायरेक्ट के। ठीक है, डबल टैक्सेशन था। ठीक है, और ना कॉम्प्लाइंस कॉस्ट मतलब होते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट, जो रिकॉर्ड वगैरह कीपिंग की कॉस्ट थी वो भी बढ़ गई थी। करप्शन भी बढ़ रहा था, लोगों का इंटरफेस बढ़ रहा था, लोग है ना पे कम कर रहे थे और है ना मतलब उसको बचा ज़्यादा रहे थे। बट फिर जीएसटी आया तो जीएसटी के क्या फ़ायदे थे? देखो, एक तो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है जिस इवेंट के होते ही टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाती है। मतलब जैसे ही आपने कोई सामान बेचा, जैसे आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की या दोनों चीज़ें प्रोवाइड की, वैसे ही टैक्स लग जाता है, तो वो टैक्सेबल इवेंट कहलाता है। ठीक है, अप्लीकेबल ऑन सप्लाई, ये अप्लाई होता है सप्लाई पर, ये अप्लाई होता था सप्लाई पर। सप्लाई मतलब हर किसी भी प्रकार की सप्लाई होती है, सब इनकॉल हो गई थी, जैसे सेल्स, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, हर किसी पर। नेचर ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई कहता है कि वो हेल्प करता था टैक्स को डिटरमाइन करने में। जैसे भाई सप्लाई इंट्रा स्टेट है, इंटरस्टेट है, इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है। इंट्रा स्टेट पर तो दोनों लगाती थी, सेंट्रल और स्टेट। इंटर स्टेट पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता था, और इम्पोर्ट पर बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, और एक्सपोर्ट पर तो कोई टैक्स लगता ही नहीं था। ठीक है, तो जो नेचर होता था ना सप्लाई का, उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स को डिफाइन करते थे। इंट्रा मतलब होता है एक स्टेट के अंतर्गत, और इंटर मतलब होता है एक मतलब स्टेट टू स्टेट। ओके, फिर बात आती है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। याद रख लेना, जीएसटी ना एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, मतलब ये जो होता है ना, ये अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग कह सकते हैं। ये जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन सब पर लगता है ये। ओके, फिर बात आता है ये क्या है प्रिंसिपल इसका डेस्टिनेशन की, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये टैक्स होता है विद इन द कंट्री और स्टेट जहाँ पे ये इसका कंजप्शन हो रहा है उसी के अंदर। और ड्यूल जीएसटी मॉडल है, मतलब दोनों लगाती है, सेंट्रल भी और स्टेट भी। इंट्रा का मतलब होता है जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों, और इंटर मतलब जहाँ पे ना आईजीएसटी लगता है। ठीक है, तो जहाँ पे स्टेट के अंतर्गत लगता है तो इंट्रा हो गया जहाँ पे दोनों लगाती है, और इंटर हो गया जहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर एक्सपोर्ट की बात आती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और हमें वहाँ पे ना इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट भी मिलते हैं। इंपोर्ट का ट्रीटमेंट क्या था भाई? इंपोर्ट का ये ट्रीटमेंट होता था कि यहाँ पे ना इसको इंटरस्टेट सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाता था, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना वो लगाया जाता था। ठीक है, और बेसिक कस्टम ड्यूटी भी एप्लीकेबल होते थे किस पर? इंपोर्ट पर। जैसे ये दिखा रखा इंपोर्ट है, वहाँ पे ना इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी, जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी ना वो भी लगती थी। एग्जिस्टिंग टैक्स, फिर बात आती है कि कौन कौन से टैक्स थे ना जो इसके अंतर्गत मर्ज किए गए थे। तो देखो, ये है सीजीएसटी, ये एसजीएसटी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें ये सारे टैक्स मर्ज हुए और इसमें ये सारे टैक्स मर्ज हुए। अब बात आती है इसकी रेट्स की। ठीक है, तो इसकी रेट्स वैसे तो कोई कहता है तो 5 स्लैब में, कोई कहता है 4 स्लैब में। तो यहाँ पे 4 स्लैब बताइए, 5, 12, 18 और 28 की। ठीक है, ये अब तक तो मैक्सिमम 28 रेट है, लेकिन आप ना इसको मैक्सिमम 40% तक बढ़ा सकते हो। 20% सीजीएसटी और 20% एसजीएसटी। ओके, अब बात आता है सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिंक। मतलब कहता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे जीएसटी नहीं लगता, जैसे अल्कोहल जो वुमेन की कंजप्शन के लिए है ना उस पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, और कुछ और भी आइटम है जो जीएसटी के प्रीवियस से बाहर है, जैसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। तो लिविंग सीजीएसटी कहता है कि ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्लस इलेक्ट्रिसिटी। तो सीजीएसटी कहता है कि सारी जो भी इंटरस्टेट सप्लाई होती है ना उन पर लगता है इमीडिएट इफेक्ट से, जबकि इन पर ना वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट कब नोटिफाई करती है, तब पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी पर लगता है। वैसे ये प्रीव्यू से बाहर होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब हमें भाई बोल दे तब हम इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। जो तंबाकू होते हैं, तंबाकू से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन पर ना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हमारे लगती है। ओके,
फिर बात आती है थ्रेशोल्ड लिमिट। तो नॉर्मली तो 10 लाख बताते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट, लेकिन देखो अगर गुड्स की बात करते हो तब तो ये 4 स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जहाँ पे 10 लाख है, और जो अदर स्टेट बजाते हैं वहाँ पे 20 लाख है, पांडिचेरी, तेलंगाना, नागालैंड, आसम यहाँ पे, और इनके अलावा इन दोनों टेबल के स्टेट्स के अलावा 40 लाख है। लेकिन अगर जहाँ पे दोनों चीज़ों की बात आ जाए सर्विस और गुड्स, वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट हमारी 20 लाख रुपए है। ओके, अदर स्टेट में कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी है ना, जीएसटी कहते हैं कि जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 1.5 करोड़ तक है ना, तो वो इलिजिबल होगा किसके लिए, जीएसटी के लिए, जीएसटी नंबर वगैरह लेने के लिए। फिर यहाँ पे बता रखा है कि भैया अलग अलग स्टेट में लिमिट बता रखी है, ठीक है। फिर बात आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। देखो इनपुट क्या होता है और एक टैक्स क्रेडिट होता है। तो इनपुट क्या मतलब होता है कि जो भी सामान हम लगा रहे हैं, ठीक है, और टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ टैक्स जो एक सप्लायर पे कर रहा है या टैक्सेबल पर्सन जो एबल है रिड्यूस करने के लिए। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है सेट ऑफ करना वो अमाउंट इनपुट टैक्स की जो हमने पे की थी, जो भी सामान हमने अपने प्रोडक्ट को बनाने में इनपुट करने में लगाया था, ठीक है। तो जीएसटी क्या हो जाएगा, जो भी आउटपुट पे हमने पे की उसमें से जो जीएसटी हमने इनपुट पे की है वो घटा देंगे, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, रिस्ट्रिक्शन फॉर द यूटिलिटी। देखो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट कलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेट वगैरह के एग्जाम में हो जाता है, तो आप उसका यूज़ कहाँ कर सकते हो। तो याद रख लेना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कलेक्ट हुआ है ना, अगर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत कलेक्ट हुआ है तो उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, पहले इंटीग्रेटेड के लिए, फिर सेंट्रल के लिए, फिर स्टेट या यूटी के लिए। लेकिन अगर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट हुआ है ना, तो याद रख लेना वो कहीं और यूज़ नहीं हो सकता, सबसे पहले वो सेंट्रल में और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मतलब यूज़ होगा। और एसजीएसटी जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसको पहले इंटीग्रेटेड में फिर स्टेट में यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर यूटीजीएसटी मतलब ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, वैसे तो आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। लेकिन जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, आप इसको पहले डायरेक्टली है ना आप स्टेट और यूटी में यूज़ नहीं कर सकते उनकी पेमेंट वगैरह करने के लिए, यहाँ पे भी दिखा रखा है। और ना ही आप एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को यूज़ कर सकते हो सेंट्रल के डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन वही है 10 लाख तक होना चाहिए। नॉर्मल सप्लायर के लिए स्पेसिफाइड लिमिट जैसे क्रॉस हुई, जो माइग्रेट हो रहे एग्जिस्टिंग लॉ से उसके कहता है कि वो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट लॉ के अंदर ट्रांसफरी के लिए, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के केस में ट्रांसफरी अगर अमलगमेट हो, अमलगमेट मतलब जब दो बिजनेस मिल जाते हैं, और डीमर्जर होता है कि भाई जब बिजनेस का डीमर्जर हो जाता है, ठीक है। अदर पर्सन का मतलब होता है स्पेसिफाइड करो कंपल्सरी। फिर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो कहता है कि इंपॉर्टेंट फीचर है ये रिटर्न को फाइल करना, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में होती है ज़्यादातर। तो यहाँ पे डेट बता रखे भाई, जब मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई होती है तो 10 तारीख अगले महीने की, मंथली स्टेटमेंट इनवर्ड के केस में 15 तारीख, रिटर्न करना हो नॉर्मल टैक्स पेयर को तो 20 तारीख अगले महीने की, क्वार्टरली स्टेटमेंट में 18, मतलब ये आपको याद करनी पड़ेगी कौन सी तारीख कब। एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर होता है फाइनल ईयर का, और फाइनल रिटर्न 3 महीने के अंतर्गत जो भी आपने कैंसिल किया है ऑर्डर को, ठीक है। लाइबिलिटी टू पे जीएसटी, तो कहते हैं जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी सप्लायर पर, या और दूसरे केस में तो देखो वैसे तो सप्लायर पे होती है, और अगर अदर केस में तो जो भी रिसिप्ट कर रहा है ना, रिवर्स चाला आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसके अंतर्गत रिसिपिएंट पे, और टीडीएस जिसको डिडक्ट कर रहा है उसके ऊपर, या जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर वगैरह उसके ऊपर, ठीक है। तो वो जीएसटी लाइबल होते हैं पे करने के लिए। तो कलेक्शन के केस में ई कॉमर्स, डिडक्शन के केस में डिडक्टर, और आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में रिसिपिएंट। फिर बात आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो इलेक्ट्रॉनिक भी पे कर सकते हो, और काउंटर भी मतलब बैंक में जा करके काउंटर पे चेक वगैरह के थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू। और इलेक्ट्रॉनिक में आप कैसे बैंक के थ्रू, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू। टीडीएस तो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे ही आप मतलब जैसे आप कहीं स्कूल में काम करते हो, आप 20,000 रुपये कमाते हो, तो आपको ना आपकी सैलरी है ना टैक्स कलेक्ट के मिलती है। तो मतलब जहाँ पे आपने कमाया वहीं पे आप टैक्स कलेक्ट करके आपको पैसा मिलना, ये नॉर्मली 1% होता है, ठीक है। और कब, जब लिमिट है ना 2.5 लाख से अब हो जाए, ओके, ये दे रखा है। और ये कब होता है, लिमिट होती है इसकी डिपॉजिट की अगले महीने की 10 तारीख, ठीक है। 1% होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, और इसको कलेक्ट कौन करते हैं, डिडक्ट करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी पर्सन जिसको ऑथोराइज किया गया है। रिफंड ऑफ टैक्स, अगर भाई आपकी लिमिट थी उससे ज़्यादा अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो वो लिमिट मतलब वो रिफंड भी हो जाएगा। उसका एक प्रोसीजर होता है ऑनलाइन का या टाइम लिमिट के अंतर्गत। टीसीएस होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है। तो ये 2% होता है, ठीक है। कितना है, 2% है, और ये भी 10 तारीख अगले महीने की। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, ओके। फिर बात आता है सेल्फ असेसमेंट। खुद से भी हम इसको असेस करके पे कर सकते हैं। एक रजिस्टर्ड पर्सन, असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, उसको असेस करना।
क्लासिफिकेशन कर रखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अंडर जीएसटी के अंतर्गत। तो देखो एक होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर कोड, ठीक है। तो ये देखो क्या होता है, 2 डिजिट का कोड होता है जब टर्नओवर 1.5 लाख करोड़ या उससे ऊपर है लेकिन 5 करोड़ से नीचे है। 4 डिजिट का होता है जब 5 करोड़ से ऊपर है और कोई भी मतलब नंबर की जरूरत नहीं होती जब 1.5 करोड़ से नीचे है। सर्विस अकाउंटिंग कोड की ज़रूरत होती है जो सर्विस अकाउंटिंग कोड में डिफाइन किया गया है उसके अंतर्गत, ठीक है। रिकवरी ऑफ एरर ऑफ टैक्स, अगर मतलब पीछे का कोई बकाया है ना तो उसको भी रिकवर किया जा सकता है इसके अंतर्गत। इंस्पेक्शन की, सर्च की, इंस्पेक्ट करना मतलब सर्च मतलब चेक करना, सर्च करना, सीजर होता है जब्त करना, अरेस्ट करना, इन सारी की पावर होती है इसके अंतर्गत। अगर कोई भी टैक्स से बचता है, छुपाता है, तब अपील कर सकते हो। अगर आप भाई टैक्स आपने जो पे किया था आप उसके अगेंस्ट में हो, अगर आपसे ज़्यादा चार्ज ले कोई भी रीजन हो तो सबसे पहले आप अपीलिएट अथॉरिटी के पास जाओगे, फिर अपीलिएट ट्रिब्यूनल में, वो अगर उससे भी सेटिस्फाई नहीं तो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से भी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में। अपीलिएट अथॉरिटी, अपीलिएट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। प्रोविजन होते हैं पेनल्टीज के भी अगर आपने छुपाया, झूठ बोला, कुछ भी किया, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल 1.5 करोड़ से बिलो तो सेंट्रल टैक्स के पास तो 10% पावर है और स्टेट के पास 90, और जब मतलब 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होता है तो 50-50 होता है दोनों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब बात आती है जीएसटी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो देखो एक तो कहता है कि क्रिएट करता है कॉमन नेशनल मार्केट, ये ठीक है। कॉमन नेशनल मार्केट, भाई जीएसटी क्या है भाई, बहुत सारे टैक्स की रेट तो खत्म होगी, एक रेट लग रही है तो वो क्या हुआ, कॉमन मार्केट बन गया, तो मल्टीपल टैक्सेस हट गए, ठीक है, जैसे ऑक्ट्री एक्साइज वगैरह। और कास्केडिंग इफेक्ट को भी रिमूव कर दिया। कास्केडिंग मतलब टैक्स ऑन टैक्स, डबल जो टैक्सेशन सिस्टम था ना उसको इसने रिमूव कर दिया। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को भी इम्प्रूव किया। कॉम्प्लाइंस कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट को भी इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, एक टैक्स है अब तो। सिंप्लीफाइड और ऑटोमेटेड प्रोसीजर हो गया। करप्शन में भी कमी आई है क्योंकि एक जीएसटीएन पोर्टल है जैसे www.gst.gov.in, ठीक है। यहाँ पे आप जा करके फाइल कर सकते हो, अपना जीएसटी रिटर्न वगैरह पे कर सकते हो। कॉम्प्लायंस को इम्प्रूव करता है। कॉम्प्लायंस मतलब जो भी मैकेनिज्म वगैरह है ऑनलाइन पे कर सकते हैं हम, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा ले सकते हैं। इंसेंटिव फॉर इन्वेजन को भी रिड्यूस करके चलता है ये, ठीक है। कंपनी के टैक्स बर्डन को भी कम करता है, क्यों, क्योंकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस को भी हटा दिया, एक ही टैक्स है अब तो, ठीक है। सर्टेनिटी लेके आता है। हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ मतलब एक, हार्मोनाइज मतलब सेम सिंपल प्रोसीजर का है, ठीक है। बूस्ट करता है एक्सपोर्ट को, हेल्प होता है प्रोवर्टी को, गरीबी को हटाने वगैरह करने में, ठीक है। मेक करता है प्रोडक्ट को इतना कम्पिटेटिव बना देता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, मतलब दूसरे देशों के लिए, फॉरेन मार्केट के। टाइमलाइन होती है जीएसटी पे करने की एक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये सिंपल है, आप इनको आराम से लिख सकते हो। अब बात आती है कुछ कमियां भी है जीएसटी में। एक तो सिंगल टैक्स नहीं है, ड्यूल टैक्स का है, दोनों लगाती है स्टेट और सेंटर, तो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। माइग्रेशन के टाइम पर अब लगा लो, जो लोग अब तक पीछे पुराना टैक्स पे करे थे वो एकदम से माइग्रेट करेंगे तो उनके लिए तो एक डिफिकल्ट टास्क है। नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर, और जो भी कॉस्ट है वो बढ़े। कैसे भाई, पहले तो वो पुराने वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका सॉफ्टवेयर था उसके अकॉर्डिंग वो बना रहे थे, उसे चेंज करना पड़ेगा, तो मतलब अकाउंटिंग सिस्टम में बदलाव आएगा। जैसे जो भी लेजर वगैरह मेंटेन कर रखे तो उनमें बदलाव करना पड़ेगा। ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि नया सिस्टम है तो नए नए टैक्स प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट उन पे छूट दी गई है, मतलब उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है। बहुत सारी टैक्स रेट है, कोई कहता है 5 लेवल, देखो यहाँ पे 5 बता दिया ना, 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। प्रॉब्लम ड्यू टू मल्टीपल स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स रेट होती है और उन पे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। असिस्टेंस रिलेटेड, असिस्टेंस मतलब भाई एक हमें प्रोफेशनल को हायर करना पड़ता है, असिस्टेंट होती है हेल्प, सहायता वगैरह। और कंप्यूटराइज्ड है ये सिस्टम, तो जो लोग छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं है उनके लिए तो डिफिकल्ट का सिस्टम है। अनस्टेबल इकोनॉमी, अलग अलग इकोनॉमिक्स वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया ना तो 2 साल लग जाएंगे इसको अच्छे से समझने में, स्टेबल करने में। और ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है कि एक टाइप से कमेंट्स आया कि सारी चीज़ें पुरानी है बस नाम नया है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कंपोजिशन स्कीम होल्डर पर कि मतलब जो भी बाउंड्री है ना वो सब सेट करके चलता है। प्रॉब्लम ड्यू टू ड्यूल कंट्रोल, 2 कंट्रोल होते हैं, सेंट्रल का भी स्टेट का भी, तो प्रॉब्लम आती है। अब आते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी को हमारे इंडिया में, तो हमने क्या क्या किया था, देखो इसके लिए ना 5 स्टेप फॉलो किए गए थे। सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं करते और जीएसटी ले आते ना तो वो जीएसटी लागू नहीं होता, लीगल नहीं होता, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क दिया गया, फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बनाई गई, जीएसटी काउंसिल, याद रखना ये ना प्रोविजन तो आया था 12 सितंबर 2016 को और ना इम्प्लीमेंट हो गई थी 15 सितंबर को, 3 दिन बाद ही, ठीक है। और फिर रीडिफाइन करना जो भी सीबीसी उसके रोल को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिजिकल पावर है ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में वो अच्छे से दिखाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। भाई सेंटर के पास पावर है वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगा सकता है और स्टेट के पास पावर है वो सेल के ऊपर लगा सकता है, ठीक है। और इंटर स्टेट के अंतर्गत है ना सेंटर के पास पावर है, ठीक है, टैक्स वगैरह को लगाने की, लेकिन है ना उस टाइम पे कलेक्ट और रखना स्टेट के पास है उसको, ठीक है।
तो यहाँ पे आर्टिकल 246 है जो सेंट्रल स्टेट को पावर देता है, और ये 101वां अमेंडमेंट था जिसके अंतर्गत जीएसटी आया था। ठीक है, लोकसभा में ये 2015 में, मई 2015 में, और मतलब राज्यसभा में, एक मिनट, यहाँ में राज्यसभा है, एक लोकसभा है, तो लोकसभा में ये तब पास हुआ था, राज्यसभा में तब पास हुआ था। 22 मेंबर की कमेटी ने रिकमेंड किया था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में लागू हुआ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में कोई कहता है 7 जुलाई, कोई कहता है 8 जुलाई, तो वो आप एक डेट देख सकते हो। फिर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, मतलब CGST एक्ट इनेक्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, UTGST भी सेंट्रल, मतलब सारे जो ये है ना एक्ट, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। बस SGST है वो स्टेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बनाई गई थी, तो ये तो उन्हें पढ़े लिया। इसको याद रखना, जो काउंसिल है ना, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैनेज करती है। ठीक, कौन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब निर्मला सीतारमण एट प्रेजेंट है। जैसे GST काउंसिल की जितनी भी मीटिंग होती है उसमें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप याद रख सकते हो। एक तो चेयरपर्सन होती है फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन होता है, जो भी मिनिस्टर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के उसमें से चूज किया जाता है। मेंबर होते हैं इसमें जितने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन सब के। क्योरम 25% जरूरी होता है जब भी मीटिंग हो। मीटिंग क्योरम मतलब मीटिंग। स्टेट का कहता है कि 2/3 वेटेज होता है, सेंटर का 1/3 वेटेज होता है जब भी कोई डिसीजन लेना हो। सेंटर का तो 1/3 वेटेज और स्टेट का 2/3 वेटेज। ठीक है, डिसीजन 75% मेजोरिटी से लिया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यही बता रखी हैं। तो इसमें रोल क्या है GST का, देखो GST सब्स्यूम कर सकता है कि भाई कौन कौन से टैक्स लगाए जाएंगे। ठीक है, ये बताएगा कि कौन कौन सा सामान है जिसके ऊपर GST नहीं लगेगा। इफेक्टिव डेट बताएगा कब GST लगाना है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम क्रूड वगैरह पर। मॉडल बताता है GST लो प्रिंसिपल का। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करता है कि भाई इतनी लिमिट तक GST नंबर जरूरी है, GST लगेगा। GST की रेट डिसाइड करना, स्पेशल रेट बताना। कई कई चीज़ें ऐसे होती है जैसे क्लाइमेट आ जाए, मतलब तूफान आ जाए, जैसे सब कुछ फसल बर्बाद हो जाए, तो GST वगैरह की रेट थोड़ी स्पेशल रेट बता दे कि भाई इतना ही पे करना है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन बनाना, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वगैरह के लिए GST के लिए रूल्स बनाना। ठीक है, रीडिफाइन करना CBC के रोल को, CBC के रोल को। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बताओ CBC मतलब जो हमारे IT इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को मेंटेन करके चलती है, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क को मेंटेन करना सेक्शन 25 के अंतर्गत। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें मेन हो जाती है, क्योंकि जो GST है ना ये एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल होता है। ये एस्टैब्लिश करता है, डेवलप करता है, मैनेज करता है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जरूरी होता है उन सारे को। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा सेक्शन 25, एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सपोर्ट करता है गवर्नमेंट टैक्स पेयर या अदर स्टेक होल्डर को, और किसके थ्रू, IT इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, सिस्टम सर्विस के थ्रू, और किस में इम्प्लीमेंटेशन में और एडमिनिस्ट्रेट करने में हेल्प करता है, और किस किस प्रकार के रजिस्ट्रेशन की, पेमेंट की, रिटर्न फाइल की, टैक्स पेयर मैनेजमेंट की। ठीक है, टैक्स अथॉरिटी अकाउंट की, लेजर मैनेजमेंट, मतलब ये सारी सर्विस वो देता है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था। तो आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।